welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today again in this video we will continue our 5th chapter of class 11 history book Nomadic Empire. So this video is part 6 of this chapter and आज के इस वीडियो में भी हम इस चैप्टर के 5th टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे. And today in this video we will complete this topic. So now without further delay let's start our today's video. So from Genghis Khan reign itself, the Mongols had recruited civil administrators from the conquered societies. यानी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान खुद पूरे मंगोल एम्पायर को रूल कर रहे थे, सो चंगेज खान के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान भी जो मंगोल्स थे वे कॉन्क्वेट सोसाइटीज यानी कि ऐसे सोसाइटी ऐसे टेरिटरी जिस टेरिटरी को चंगेज खान ने कॉन्क्वेर किया है, जिस सोसाइटी को चंगेज खान ने जीता है, सो ऐसे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी मंगोल पीपल अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि अपने प्रशासक के रूप में रिक्रूट किया करते थे यानी कि भर्ती किया करते थे. सो ऐसा नहीं था कि चंगेज खान अपने पूरे एम्पायर को रूल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंगोल्स लोगों का ही हेल्प लेते थे, सिर्फ और सिर्फ मंगोल पीपल को ही अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने मिनिस्टर्स बनाते थे, बल्कि जिस न्यू एरिया ऑफ लैंड को वो कॉन्क्वेयर करते थे उस एरिया ऑफ लैंड में रहने वाले लोगों को भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर वो अपने मिनिस्टर्स के रूप में रिक्रूट किया करते थे. सो ये जो चंगेज खान का कैरेक्टरिस्टिक है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बल्कि जब चंगेज खान अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सो उस टाइम पीरियड के दौरान भी चंगेज खान का ये मानना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन या फिर अपने ट्राइब के लोगों को ही अपने मिलिट्री में जगह नहीं दूंगा, बल्कि जितने भी अलग अलग मंगोल ट्राइब है, जितने भी अलग अलग मंगोल क्लैन है, हर एक ट्राइब एंड हर एक क्लैन के मेंबर्स को मैं अपने मिलिट्री में रिक्रूट करूंगा. सो ये जो कंपोजिट कल्चर वाला जो एक थॉट है वो चंगेज खान का पहले से ही था. सो चाहे मिलिट्री की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चंगेज खान को हमेशा एक मिक्स्ड या फिर एक कंपोजिट कल्चर पसंद था. सो इसीलिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूरे एम्पायर को अच्छे से रूल करने के लिए, पूरे एम्पायर को अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए ना सिर्फ वो मंगोल पीपल को अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में रखते थे, बल्कि न्यूली कॉन्क्वेट सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में रखा करते थे. दे वर sometimes moved around. Chinese secretaries deployed in Iran and Persian in China. यानी कि ये जो कॉन्क्वेट सोसाइटीज में रहने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे इनको चंगेज खान प्लेस टू प्लेस मूव करवाते रहते थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना के जो सेक्रेटरीज थे यानी कि चाइना में रहने वाले जो चंगेज खान के मिनिस्टर्स थे उनको चाइना को ही एडमिनिस्टर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों को ईरान में डिप्लॉयड यानी कि ईरान में भेजा जाता था ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को संभालने के लिए. एंड पर्शियन सेक्रेटरीज को पर्शिया में रहने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको चाइना बुलाया जाता था चाइना को अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए. सो चंगेज खान अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने सेक्रेटरीज का अदला बदली किया करते थे. जिस पर्टिकुलर टेरिटरी से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को चूज करते थे उसी पर्टिकुलर टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के लिए वो उनका इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उनको दूसरे टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के लिए भेजा जाता था. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट दे हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट डोमिनियन यानी कि ये जो कॉन्क्वेट सोसाइटीज में रहने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ये चंगेज खान की या फिर मंगोल रूलर की हेल्प करते थे डिस्टेंट डोमिनियंस यानी कि दूर के जो राज्य है, दूर का जो लैंड है, जो टेरिटरी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए यानी कि उसको जोड़ने के लिए, उसको संगठित करने के लिए. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट द मंगोल खान्स trusted them as long as they continued to raise revenue for their master. यानी कि ये जो मंगोल रूलर होते थे ये लोग इन व्यक्ति के ऊपर, इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर तब तक ही ट्रस्ट करते थे, तब तक ही भरोसा करते थे जब तक ये लोग अपने मास्टर्स, अपने रूलर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके लाते थे. रेवेन्यू यानी कि टैक्स जिसको आप कर भी कह सकते हैं. सो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो सेक्रेटरी अपने राजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, सो उन लोगों के ऊपर जो राजा होता था, जो मंगोल रूलर होता था, वो लोग ज़्यादा विश्वास किया करते थे. सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जब इनको थोड़ा इन्फ्लुएंस, जब इनको थोड़ा पावर दिया जाता था देन अपने पावर का ये लोग इस्तेमाल भी करते थे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए या फिर कमांड करने के लिए, कुछ ऑर्डर देने के लिए.
इसके अलावा हमें बता रखा है कि ये जो अलग अलग कॉन्क्वेस्ट सोसाइटीज़ में रहने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मंगोल रूलर को अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। सो अगर आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट पैरा में ही डिस्कस किया था कि जो न्यू मंगोल रूलर है, यानी कि चंगेज़ खान के अलावा एंड चंगेज़ खान के 4 बेटों के अलावा जो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स थे, जो चंगेज़ खान के और सक्सेसर थे, उनमें जो एटीट्यूड है, उनका जो एक नोमैडिक एटीट्यूड है, उसमें थोड़े बदलाव आ रहे थे। सो वो लोग नोमैडिज्म से थोड़े सेडेंट्री लाइफ की तरफ चेंज हो रहे थे, सेटल लाइफ की तरफ चेंज हो रहे थे। सो ये जो एटीट्यूड में जो कन्वर्जन आ रहा था, इसका कुछ जो रोल है वो उनके अलग अलग कॉन्क्वेस्ट सोसाइटीज़ में रहने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी प्ले करते थे। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 एग्जाम्पल दे रखा है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है, हम ये जान सकते हैं कि कैसे जो मंगोल रूलर थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, कॉन्क्वेस्ट सोसाइटीज़ के मिनिस्टर्स जो थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे मंगोल रूलर के एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर या फिर उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। सो पहला एग्जाम्पल है कि 1230s के टाइम पीरियड के दौरान ओगुदाई, जो कि चंगेज़ खान के तीसरे बेटे थे, सो उनका एक चाइनीज़ मिनिस्टर हुआ करता था जिनका नाम था ये लू चौत्साई। सो उन्होंने ओगुदाई के कुछ रेपेशियस इंस्टेंट, यानी कि ओगुदाई के कुछ जो ग्रीडी बिहेवियर था, थोड़ा जो सेल्फिश बिहेवियर था, उसको चेंज करने में या फिर उसको रोकने में, उसको स्टॉप करने में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इससे हमें पता लगता है कि कैसे अलग अलग कॉन्क्वेस्ट सोसाइटीज़ में रहने वाले मिनिस्टर्स अपने मंगोल रूलर के एटीट्यूड को चेंज कर रहे थे। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, the Juayni family played a similar role in Iran through the later half of the 13th century. सो 13th सेंचुरी की लेटर हाफ में ईरान को रूल करने वाले जो एक मंगोल रूलर थे, उनका एक पर्शियन क्रॉनिकलर हुआ करता था जिनका नाम था जुवेनी। सो जुवेनी बेसिकली एक क्रॉनिकलर थे, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अकाउंट्स वगैरह लिखता है। सो जुवेनी के फैमिली ने भी कुछ एक ऐसा ही रोल प्ले किया था अपने रूलर, यानी कि ईरान के मंगोल रूलर के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। सो जिस तरीके से चाइनीज़ मिनिस्टर ने ओगुदाई के पर्सपेक्टिव को चेंज किया था, उसी तरीके से जुवेनी के फैमिली ने भी अपने रूलर, ईरान के जो मंगोल रूलर थे, उनके नज़रिया या फिर उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है द वजीर रशीउद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच दैट गजन खान डिलीवर्ड टू हिज मंगोल कंपेरियर्स आस्किंग देम टू प्रोटेक्ट नॉट हैरेस द पीजेंट्री। यानी कि लास्ट पैरा में हमने गजन खान के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ईरान के मंगोल रूलर थे एंड ये बेसिकली चंगेज़ खान के जो यंगेस्ट सन थे तोली, उन्हीं के एक डिसेंडेंट्स थे। सो गजन खान ने अपना एक स्पीच दिया था, किसके लिए? अपने मंगोल कंपेरियर्स के लिए, यानी कि मंगोल पीपल के लिए, मंगोल देशवासी के लिए। सो उस स्पीच में गजन खान ने अपने मंगोल पीपल को ये कहा था कि हम पीजेंट्री, यानी कि हम किसानों को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि उनके ऊपर अटैक करेंगे या फिर ना कि उनको परेशान करेंगे। सो ये जो स्पीच था, इस स्पीच को गजन खान के जो वजीर थे, जो मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रशीउद्दीन, उन्होंने इस स्पीच को ड्राफ्ट किया था, यानी कि इस स्पीच को उन्होंने लिखवाया था। सो अगर आप चाहें सो इस स्पीच को आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स में गजन खान के स्पीच के बारे में बता रखा है। सो ये जो स्पीच है, आप इस स्पीच को एक बार पढ़ भी सकते हैं। सो इस ब्लू बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी दे रखा है कि गजन खान ही वो पहले इलखानिट रूलर थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पैरा को कंटिन्यू करते हैं। सो फिर हमें बता रखा है दैट द प्रेशर to sedentarize was greater in the new areas of Mongol Domical areas distant from the original steppe habitat of the nomads. So sedentarize का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था
कि नोमैडिक का मतलब होता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, एंड सेडेंटरी का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस में ही सेटल रहते हैं। सो सेडेंटराइज का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था इन द न्यू एरियाज ऑफ मंगोल जॉमिकल, यानी कि मंगोल रूलर जिस न्यू एरियाज को कॉन्क्वेयर कर रहे हैं जो कि थोड़े दूर में है, सो उन एरियाज में सेडेंटराइज यानी कि सेटल लाइफ का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। सो क्यों इन एरियाज में सेडेंटराइज का प्रेशर ज़्यादा था? क्योंकि ये जो न्यू एरियाज थे ये बहुत ज़्यादा दूर थे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेप हैबिटेंट ऑफ द नोमैड्स, यानी कि नोमैड पीपल का जो ओरिजिनल होमलैंड था, जो ओरिजिनल स्टेप था, यानी कि मंगोलिया की बात की जा रही है। सो मंगोलिया ही नोमैड पीपल का, मंगोल पीपल का ओरिजिनल होमलैंड था। सो न्यूली जो कॉन्क्वेट टेरिटरीज थे वो उस पर्टिकुलर होमलैंड से यानी कि मंगोलिया से बहुत ज़्यादा दूर थे। सो इसीलिए सेडेंटराइज का जो प्रेशर था दूर के इलाकों में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द लैंड जो कि मंगोलिया के आसपास में थे। सो जो रूलर दूर के एरिया में रूल कर रहे थे, ऐसे एरियाज को रूल कर रहे थे जो कि मंगोलिया से बहुत ज़्यादा दूर है, सो वो लोग धीरे धीरे सेडेंट्री यानी कि सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट by the middle of the 13th century, the sense of a common patrimony shared by all the brothers was gradually replaced by individual dynasties, each ruling their separate ulus। यानी कि 13th century के मिडल से जो एक कॉमन पैट्रीमनी शेयर करता था हर एक भाई, हर एक ब्रदर, यानी कि चंगेज खान के जो 4 बेटे थे, जो 4 ब्रदर्स थे, वो लोग एक कॉमन पैट्रीमनी शेयर करते थे। कॉमन पैट्रीमनी यानी कि उनका जो विरासत हुआ करता था वो एक ही हुआ करता था, यानी कि चंगेज खान का जो पूरा एम्पायर था उस पूरे एम्पायर को ये 4 भाई मिलके रूल करते थे अपने अपने सेपरेट उलूस के थ्रू। सो ये जो एक कॉमन पैट्रीमनी था वो धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा था बाय इंडिविजुअल डायनेस्टीज, यानी कि अब ये चारों भाई जो थे वो लोग खुद के इंडिविजुअल डायनेस्टीज को फॉर्म करना चाह रहे थे एंड अपने खुद के सेपरेट उलूज में रूल करना चाह रहे थे। सो लास्ट टाइम में जब हमने उलूज का डेफिनेशन देखा था, सो उस टाइम में हमने देखा था कि उलूज का मतलब कोई भी फिक्स टेरिटरी नहीं होता है, यानी कि चंगेज खान के बेटे चाहे देन अपने टेरिटरी को जितना हो सके बढ़ा सकते थे। बट अब जो उलूस का मतलब है ये चेंज हो गया है। अब उलूस का मतलब आप एक टेरिटोरियल डोमिनेंट के सेंस में ले सकते हैं, यानी कि उलूस अब एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड ही रह गया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब चंगेज खान पूरे एम्पायर को रूल करते थे एंड चंगेज खान के सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट बेटे थे, सो उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को 4 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर दिया। बट अब जो चंगेज खान के बेटे थे अब उनके भी तो और ज़्यादा सक्सेसर्स होंगे, यानी कि उनके भी तो डिसेंडेंट्स हैं। अब उनको अपने पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर उलू को फिर और डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये जो एक कॉमन पैट्रीमनी था इस चीज़ को अब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायनेस्टीज में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि हर एक भाई अपना एक डायनेस्टी बना रहा था एंड अब जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है, अब जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उसको फिक्स कर दिया गया है ताकि सारे कजन ब्रदर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन स्ट्रगल वेयर चंगेज खानी डिसेंडेंट्स compete फॉर द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान एंड प्राइज पैस्ट्रोल लैंड। सो ये जो बदलाव हुए इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि चंगेज खान के जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो बेसिकली एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे थे ग्रेट खान के ऑफिस को कॉन्क्वेयर करने के लिए, ग्रेट खान के ऑफिस को रूल करने के लिए एंड पैस्ट्रोल लैंड्स को कॉन्क्वेयर करने के लिए। सो ये जो सक्सेशन स्ट्रगल था, यानी कि नेक्स्ट कौन सक्सेसर बनेगा, सो इसके बीच का जो स्ट्रगल था, जो लड़ाई था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, सो उसको हटाने के लिए ही ये जो इंडिविजुअल डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट है ये सामने आया। सो एट लास्ट एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 13th सेंचुरी के एंड होते होते यानी कि 1294 के टाइम पीरियड में पूरा जो मंगोल एम्पायर है, पूरे मंगोल एम्पायर का ब्रेकअप हो जाता है, यानी कि पूरा मंगोल एम्पायर 4 खनेट्स में डिवाइड हो जाता है। खनेट्स यानी कि एक टेरिटरी जिसको एक खान रूल करता है। सो पूरा मंगोल एम्पायर 4 खनेट्स में डिवाइड हो जाता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन चारों खनेट्स का क्या नाम था या फिर उन चारों डायनेस्टीज का क्या नाम था। सो पहला जो खनेट था उसको गोल्डन होर्ड के नाम से जाना जाता था।
दूसरा जो खनीट था उसको यन डायनेस्टी या फिर ग्रेट खनीट के नाम से जाना जाता था। तीसरा जो डायनेस्टी था, तीसरा जो खनीट था उसको अल खनीट के नाम से जाना जाता था। एंड जो चौथा खनीट था उसको चगताई खनीट के नाम से जाना जाता था। सो इस चीज़ को हम एक बार मैप में भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम इस पैरा को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन चारों खनीट्स को मैप में भी अच्छे से समझेंगे। So descendants of Tolui had come to rule both China and Iran, where they had formed the Yuan and Al-Khanate dynasties. यानी कि तोलियो जो कि चंगेज खान के चौथे बेटे थे, यंगेस्ट सन थे। सो उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो वंश के लोग थे, वो लोग बेसिकली एक नहीं बल्कि दो इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज के ऊपर रूल करते हैं। पहला चाइना एंड दूसरा ईरान। सो चाइना के एरिया में वो बेसिकली यन डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं एंड ईरान के एरिया में वो बेसिकली अल खनीट डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। सो तोलियो के डिसेंडेंट्स एक नहीं बल्कि दो खनीट्स फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जोची के जो डिसेंडेंट्स थे, जोची जो कि चंगेज खान के बड़े बेटे थे, सो उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो गोल्डन होर्ड खनीट को फॉर्म करते हैं, गोल्डन होर्ड डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। एंड ये जो डायनेस्टी था वो बेसिकली रशियन स्टेप को रूल करता था। सो जब चंगेज खान खुद पूरे एम्पायर को अपने 4 बेटों में डिवाइड कर रहे थे, सो उस टाइम पीरियड के दौरान भी चंगेज खान ने जोची को बेसिकली रशियन स्टेप का इलाका ही दिया था। सो जोची के डिसेंडेंट्स रशियन स्टेप के इलाके में ही अपने डायनेस्टी या फिर अपने खनीट को फॉर्म करते हैं। इसके बाद चगताई के जो सक्सेसर्स थे, चगताई के जो डिसेंडेंट्स थे, वो बेसिकली ट्रांस ऑक्सियाना के स्टेप को रूल करते हैं। सो ट्रांस ऑक्सियाना का जो एरिया है वो प्रेजेंट डे तुर्किस्तान में है। सो चंगेज खान ने अपने दूसरे बेटे चगताई को बेसिकली ट्रांस ऑक्सियाना का एरिया ही दिया था। सो उस एरिया में ही चगताई के सक्सेसर भी रूल करते हैं। Noticeably, nomadic tradition persisted longest amongst the steppe dwellers in Central Asia and Russia. So, मंगोल पीपल का खुद का जो एक नोमैडिक ट्रेडिशन हुआ करता था, यानी कि उनका खुद का जो एक नोमैडिक कल्चर, एक नोमैडिक परंपरा हुआ करता था। सो उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को सेंट्रल एशिया एंड रशिया के स्टेप में रहने वाले लोग ही लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो सेंट्रल एशिया में बेसिकली चगताई के डिसेंडेंट्स रहा करते थे एंड रशिया में बेसिकली जोची के डिसेंडेंट्स रहा करते थे, जिन्होंने अपने गोल्डन होडे नाम के खनीट को फॉर्म किया था। सो आप कह सकते हैं कि चगताई एंड जोची के डिसेंडेंट्स ही अपना जो नोमैडिक ट्रेडिशन था इसको लंबे टाइम तक बरकरार रखते हैं। सो विद दिस हमने इस पैरा को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम मैप के हेल्प से दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि ये जो 4 खनीट्स थे वो कहाँ कहाँ पे थे एंड किस तरीके से मंगोल एम्पायर का डिवीजन हुआ था। सो इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी द 4 खनीट्स ऑफ द मंगोल एम्पायर। पूरा मंगोल एम्पायर 4 खनीट्स में डिवाइड हो गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 13 एंड 14 सेंचुरी। सो जो पहला खनीट था उस खनीट का नाम था खनीट ऑफ द गोल्डन हॉर्ड। सो ये जो एरिया था ये बेसिकली रशियन स्टेप के लैंड को इंक्लूड करता है एंड इस खनीट को जो जोची है उनके डिसेंडेंट्स ने फॉर्म किया था। नेक्स्ट जो खनीट है वो है खनीट ऑफ द ग्रेट खान और यन डायनेस्टी। सो इस खनीट को यन डायनेस्टी भी कहा जाता है, साथ ही ग्रेट खनीट भी कहा जाता है। सो इस खनीट को तोलियो के डिसेंडेंट्स ने फॉर्म किया था एंड ये जो खनीट है ये बेसिकली चाइना एंड मंगोलिया के एरिया को इंक्लूड करता है। तीसरा जो खनीट है वो है चगताई खनीट। सो इस खनीट को चगताई के डिसेंडेंट्स या फिर सक्सेसर ने फॉर्म किया था एंड ये बेसिकली सेंट्रल एशिया के लैंड को इंक्लूड करता है। एंड जो लास्ट जो चौथा खनीट है वो है अल खनीट एंड इस खनीट को भी तोलियो के डिसेंडेंट्स ने ही फॉर्म किया था एंड ये खनीट बेसिकली ईरान के एरिया को इंक्लूड करता है। सो आई होप कि आपको मंगोल एम्पायर के 4 खनीट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। द ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान इनटू सेपरेट lineage groups implied that their connection with the memory and tradition of a past family concordance also altered। यानी कि चंगेज खान के जितने भी डिसेंडेंट्स थे, जितने भी वंश के लोग थे, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे एंड वो लोग अपना खुद का सेपरेट लीनेज ग्रुप्स, यानी कि हर एक डिसेंडेंट्स खुद का डायनेस्टी फॉर्म कर रहा था, खुद का अलग अलग खनीट फॉर्म कर रहा था। सो इसकी वजह से
उनका जो कनेक्शन था अपने पास्ट फैमिली के साथ यानी कि अपने एंसेस्टर्स के साथ, सो अपने एंसेस्टर्स के ट्रेडिशन यानी कि कल्चर और अपने एंसेस्टर्स के मेमोरी के साथ जो एक कनेक्शन था चंगेज खान के डिसेंडेंट्स का, वो भी धीरे धीरे अल्टर्ड यानी कि वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। सो चंगेज खान के 4 बेटे एंड चंगेज खान के ग्रैंडसन, सो ये जितने भी मंगोल रूलर थे इनका एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन था, जो एक ट्रिबल आइडेंटिटी था, जो एक मंगोल आइडेंटिटी था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। एंड जितने भी डिसेंडेंट्स थे चंगेज खान के, वो कन्फ्लिक्ट होने के कारण, सक्सेसर को लेकर स्ट्रगल के कारण एक दूसरे से दूर जा रहे थे, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे एंड सब कोई अपना अपना अलग अलग डायनेस्टी को फॉर्म कर रहा था। सो इसकी वजह से उन लोगों में जो एक यूनिफिकेशन था वो डैमेज हो रहा था। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट Toluid branch was more adept in presenting their vision of the family disagreement in the histories produced under their patronage। यानी कि चंगेज खान के जो यंगेस्ट सन थे तोलुई, सो तोलुई के जो ब्रांच यानी कि तोलुई के जो डिसेंडेंट्स थे वो लोग ज़्यादा इच्छुक थे अपने फैमिली के डिसएग्रीमेंट के वर्जन को प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि तोलू के ही डिसेंडेंट्स वे लोग थे जिन्होंने अपने फैमिली के डिसएग्रीमेंट यानी कि फैमिली में जो भी कन्फ्लिक्ट होते थे, जो भी मतभेद होते थे, उन सबको वो हिस्ट्रीज के रूप में प्रोड्यूस किया करते थे। हिस्ट्रीज यानी कि अकाउंट या फिर इवेंट रिकॉर्ड, सो इन सब के रूप में वो प्रोड्यूस किया करते थे। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पेज में हमने डिस्कस किया था कि मंगोल एम्पायर को अच्छे से जानने के लिए, मंगोल एम्पायर को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, बट यहाँ से हमें एक सोर्स मिलता है कि तोलुओं के जो डिसेंडेंट्स थे वो खुद लिखवाते थे हिस्ट्रीज को, यानी कि वो खुद अपने फैमिली के अकाउंट्स को लिखवाते थे। सो इस हिस्ट्रीज के थ्रू, इस अकाउंट के थ्रू हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है चंगेज खान के फैमिली के बारे में। सो ये जो हिस्ट्रीज थे, ये जो रिकॉर्ड था, अकाउंट था, ये बेसिकली तोलुत के डिसेंडेंट्स ने तब फॉर्म किया था जब वो चाइना एंड ईरान को कंट्रोल करते थे, जब वो इन इलाकों में रूल करते थे, यानी कि जब उन्होंने अपना 2 इम्पॉर्टेंट खनेट्स फॉर्म किया था, एक ग्रेट खनेट एंड दूसरा अल खनेट। सो उस टाइम पीरियड के दौरान ही उन्होंने अपने फैमिली के डिसएग्रीमेंट के हिस्ट्री को प्रोड्यूस किया था। At a more sophisticated level, the disengagement with the past also meant underlining the merits of the regnate rulers as a contrast to other past monarch। यानी कि ये जो अकाउंट है, ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेजेंट के रूलर है, प्रेजेंट के जो मंगोल रूलर है, प्रेजेंट के मंगोल रूलर यानी कि जिन रूलर ने ये अकाउंट्स लिखवाया था, एंड जो पास्ट के मोनार्क थे यानी कि इन रूलर के जो एंसेस्टर्स थे, जैसे कि चंगेज खान के 4 बेटे, सो इन दोनों ही रूलर्स के बीच में उनके जो मेरिट्स है, उनके जो गुण है, उसका एक कंपैरिजन किया गया है इस हिस्ट्री में। सो इस अकाउंट के थ्रू हमें पुराने रूलर, पुराने मंगोल रूलर एंड जो न्यू मंगोल रूलर थे, उन दोनों ही मंगोल रूलर के एटीट्यूड में एंड बिहेवियर में जो चेंजेस हुए, जो डिफरेंसेस है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। एंड ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन से चंगेज खान खुद भी नहीं बचे हैं, यानी कि चंगेज खान का भी कंपैरिजन हुआ है विद द न्यू मंगोल रूलर। नए जो मंगोल रूलर थे उनका और चंगेज खान के बिहेवियर का भी कंपैरिजन किया गया है इन हिस्ट्रीज में। सो अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्रीज, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द पास्ट मंगोल रूलर एंड अबाउट द प्रेजेंट मंगोल रूलर। प्रेजेंट मंगोल रूलर यानी कि वे मंगोल रूलर जो कि 4 खनेट्स में रूल करते थे 13 एंड 14 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। एंड इन हिस्ट्रीज से हम एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट के मंगोल रूलर्स के बीच में। सो अब हम पढ़ते हैं कि इस हिस्ट्रीज में, इन अकाउंट्स में मंगोल रूलर के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन बता रखा है। सो अकॉर्डिंग टू द पर्शियन क्रॉनिकल्स produced in Al-Khanate, Iran during the late 13th century detailed the gory killing of the Great Khan and greatly exaggerated the numbers killed। यानी कि पर्शियन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग, क्रॉनिकल्स यानी कि वही पास्ट इवेंट के रिकॉर्ड या फिर पास्ट इवेंट के अकाउंट को ही क्रॉनिकल कहा जाता है। सो पर्शियन क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग, एंड इस क्रॉनिकल को किसने प्रोड्यूस किया था? सो बेसिकली ईरान को रूल करने वाले जो अल खनीद डायनेस्टी के मंगोल रूलर थे, उन्होंने ही पर्शियन क्रॉनिकल को प्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द लेट 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। सो इस क्रॉनिकल में
ग्रेट खान ने जितने भी किलिंग्स की है, जो भयानक किलिंग की है, उन सारी किलिंग्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में बता रखा है। बट इस क्रॉनिकल में नंबर ऑफ किलिंग जो था, जितने लोगों की मौत हुई है, उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इन कॉन्ट्रास्ट टू एन आई विटनेस रिपोर्ट दैट 400 सोल्जर डिफेंडेड द सिटाडेल ऑफ बुखारा, an Al-Khanid chronicle reported that 30,000 soldiers were killed in the attack on the citadel। यानी कि एक आई विटनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आई विटनेस रिपोर्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पर्टिकुलर जगह में मौजूद होता है जब एक पर्टिकुलर इवेंट होता है एंड वो अपने आंखों से सब कुछ देखता है। सो एक ऐसे व्यक्ति के रिपोर्ट के अनुसार जब चंगेज खान बुखारा के सिटाडेल को अटैक कर रहे थे, बुखारा जो कि उज़्बेकिस्तान में है, जब वो बुखारा में अटैक कर रहे थे, बुखारा को कॉन्क्वेयर करने की कोशिश कर रहे थे, बुखारा के सिटाडेल को अटैक कर रहे थे, उस टाइम पीरियड के दौरान करीब 400 सोल्जर उस सिटाडेल को डिफेंड यानी कि उस सिटाडेल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यानी कि चंगेज खान जब बुखारा में अटैक कर रहे थे, 400 सोल्जर चंगेज खान के खिलाफ उनके ऊपर अटैक कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस रिपोर्ट। बट अल खनीद के क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग, ये जो पर्शियन क्रॉनिकल है, इस क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग करीब 30,000 सोल्जर्स की मौत हो जाती है जब चंगेज खान उस सिटाडेल में अटैक करते हैं। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि ये जो पर्शियन क्रॉनिकल है, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रखा है, क्योंकि आई विटनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 400 सोल्जर्स ही थे जो कि सिटाडेल को बचा रहे थे, जो कि चंगेज खान के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। देन कैसे 30,000 सोल्जर्स की मौत हो सकती है उस अटैक में? इससे हमें पता चलता है कि क्रॉनिकल्स में भी सब कुछ असली है या फिर सब कुछ सच है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये पहला इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट या फिर क्रॉनिकल। फिर हमें बता रखा है दैट ऑल्दो अल खनीद रिपोर्ट्स स्टिल यूलोजाइज चंगेज खान, यानी कि ऐसा नहीं था कि अल खनीद ने जो रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया था, उस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान की बुराई की गई है, चंगेज खान ने कितने सारे अटैक किए थे, चंगेज खान ने कितने सारे लोगों को मारा था, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ बता रखा है, बल्कि इसके अलावा चंगेज खान का थोड़ा बहुत तारीफ भी किया गया है। दे ऑल्सो कैरीड अ स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ, यानी कि इस रिपोर्ट में सिर्फ चंगेज खान की बुराई एंड चंगेज खान का तारीफ ही नहीं था, बल्कि इस रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट भी था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, टाइम हैड चेंज एंड द ग्रेट किलिंग्स ऑफ द पास्ट वाज ओवर। यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अल खनीद डायनेस्टी के जो मंगोल रूलर थे, जो न्यू मंगोल रूलर थे, उन्होंने ये कहा है अपने निवासियों को कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि टाइम अब बदल गया है। एंड जो पास्ट में, जो पुराने टाइम में ग्रेट किलिंग्स हुए थे, जो इतने सारे मौत हुए हैं, अब वो और नहीं होंगे, अब वो ओवर हो गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो न्यू मंगोल रूलर थे, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब वो लोग ग्रेट किलिंग्स नहीं करना चाहते थे, अब वो लोग एक सेडेंट्री एंड एक अच्छे रूलर के रूप में नजर आना चाहते थे। चंगेज खानिट लेजेसी वॉज इम्पॉर्टेंट, यानी कि चंगेज खान का जो विरासत था, जो नाम था, जो फेम था, वो न्यू मंगोल रूलर के लिए इम्पॉर्टेंट था। बट for his descendants to appear as convincing heroes to a sedentary audience, they could no longer appear in quite the same way as their ancestors। यानी कि चंगेज खान के जो डिसेंडेंट्स थे, जो न्यू मंगोल रूलर थे, वो लोग अपने सेडेंट्री ऑडियंस यानी कि ऐसे लोग, ऐसे ऑडियंस या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो कि सेडेंट्री है, जो कि पर्टिकुलर जगह में सेटल है। जो न्यू मंगोल रूलर थे, वो अपने सेडेंट्री ऑडियंस, वो अपने जो सेटल जो सब्जेक्ट है, जो प्रजा है, उनके सामने एक कन्विंसिंग हीरो के रूप में अपीयर होना चाहते थे। यानी कि एक ऐसा हीरो, एक ऐसा राजा जो कि कन्विंसिंग हो, जो कि विश्वासीय हो, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सके। दे कुड नो लॉन्गर अपीयर इन क्वाइट द सेम वे एज देयर एंसेस्टर। अब ये जो न्यू मंगोल रूलर थे, वो लोग अपने जो एंसेस्टर्स थे, जिस तरीके से उनके एंसेस्टर्स अपने प्रजा के सामने आते थे, जिस तरीके से उनके एंसेस्टर्स अपने प्रजा के सामने अपीयर होते थे, उस तरीके से वे लोग अपीयर होना नहीं चाहते थे। आई होप कि आपको ये दो लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमें ये देखने को मिल रहा है कि चंगेज खान के जो डिसेंडेंट्स थे, उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो नज़रिया था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे।
अब वो अपने सब्जेक्ट्स के प्रति बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बैठाना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनके जो प्रजा है, वो उनके लिए लॉयल हो। एंड जो कनेक्शन जो कि पहले वो फील नहीं करते थे अपने राजा के साथ, वो जो कनेक्शन है, वो जो एक जुड़ाव है, वो जुड़ाव वो अब अपने राजा के प्रति फील करने लगे। सो ये हम एक डिफरेंस देख सकते हैं पहले के मंगोल रूलर में एंड जो न्यू मंगोल रूलर है, यानी कि ये जो 4 डायनेस्टी, ये जो 4 खनिड है, इस खनिड में रूल करने वाले जो न्यू मंगोल रूलर है, उनके बिहेवियर में। नेक्स्ट हमें डेविड आयलॉन के बारे में बता रखा है। सो डेविड आयलॉन बेसिकली एक हिस्टोरियन थे। सो उन्होंने यासा के ऊपर रिसर्च किया था। अब यासा क्या है? सो बेसिकली चंगेज खान के कोड ऑफ लॉ को यासा कहा जाता है। कोड ऑफ लॉ यानी कि चंगेज खान के कुछ लीगल कोड थे, कुछ आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ नियम कानून थे। चंगेज खान ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, उसी को कोड ऑफ लॉ कहा जाता है। एंड ये जो कोड ऑफ लॉ है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस रूल एंड रेगुलेशन को उन्होंने 1206 के कुरियलताई में इम्पोज किया था। कुरियलताई याद होगा आप लोगों को, जो मंगोल चीफ्टेन थे, उनका एक असेंबली, उनका एक सभा हुआ करता था, उसी को कुरियलताई कहा जाता था। सो 1206 में जो कुरियलताई बना था, सो उस असेंबली में इस कोड ऑफ लॉ को इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वाज रिटन एज यसक व्हिच मीन्ड लॉ, डेक्री और ऑर्डर। यानी कि जब चंगेज खान का ये जो कोड ऑफ लॉ था, इसको जब फॉर्मुलेट किया जा रहा था, जब शुरुआत में इसको बनाया जा रहा था, सो उस टाइम में इस कोड ऑफ लॉ के लिए याशा टर्म का नहीं बल्कि यशक टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका ओरिजिनल मीनिंग है लॉ, डेक्री या फिर ऑर्डर। Indeed, the few details that we possesses about the Yasak concern administrative regulation, the organization of the hunt, the army and the postal system. So जब डेविड आयलॉन ने यसा या फिर यसक के ऊपर रिसर्च किया, सो उस रिसर्च से हमें यसक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चलता है। सो यसक से हमें चंगेज खान के एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि चंगेज खान या फिर मंगोल रूलर अपने हंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, अपने आर्मी, अपने मिलिट्री को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, एंड अपने पोस्टल सिस्टम यानी कि वो जो कुरियर सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम को किस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज किया करते थे। By the middle of the 13th century, however, the Mongols had started using the related term Yasa in a more general sense to mean legal code of Genghis Khan. So 13th century के मिडिल से जो मंगोल रूलर्स थे, वे लोग यासक टर्म की जगह यासा टर्म को यूज करने लगे चंगेज खान के लीगल कोड को डिनोट करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट we may be able to understand the changes in the meaning of the term if we take a look at some of the other developments that occurred at the same time. यानी कि ये जो टर्म में जो चेंजेस हुए हैं, ये जो मीनिंग में चेंजेस हुए हैं, ये जो यशक से यासा ये जो मीनिंग में चेंज हुआ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं अगर हम उसी टाइम पीरियड के दौरान मंगोल एम्पायर में जो दूसरे डेवलपमेंट्स हुए थे उसको अगर हम एक बार देखते हैं। सो बाय द मिडल ऑफ द 13th century, the Mongols had emerged as a unified people and just created the largest empire the world had ever seen. यानी कि 13th century के मिडिल होते होते जो मंगोल पीपल थे, वे लोग एक यूनिफाइड पीपल के रूप में इमर्ज हुए, यानी कि एक संगठित लोगों के रूप में इमर्ज हुए, एंड उन्होंने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एम्पायर को फॉर्म करके दिखाया, जो कि लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा। They ruled over very sophisticated urban societies with their respective histories, cultures and law. यानी कि मंगोल रूलर्स ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एडवांस अर्बन सोसाइटीज में यानी कि शहरी सोसाइटी में रूल किया, अपने रिस्पेक्टिव हिस्ट्री, अपने इतिहास, अपने कल्चर यानी कि अपने परंपरा, अपने ट्रेडिशन और अपने लॉज, अपने कानून के साथ। Although the Mongols dominated the region politically, they were a numerical minority. यानी कि भले ही मंगोल पीपल, मंगोल रूलर उस पर्टिकुलर रीजन को यानी कि ये जो एडवांस अर्बन सोसाइटीज या फिर जितनी भी टेरिटरीज को उन्होंने रूल किया है, उन सारे रीजन को, उन सारे टेरिटरी को डोमिनेट करते थे यानी कि कंट्रोल करते थे पॉलिटिकली,
बट अगर हम न्यूमेरिकली देखें यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म में अगर हम देखें देन मंगोल पीपल माइनॉरिटी में हुआ करते थे, यानी कि मंगोल पीपल का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था. द वन वे इन विच दे कुड protect their identity and distinctiveness was through a claim to a scared law given to them by their ancestors. So एक तरीका जिस तरीके के थ्रू मंगोल पीपल अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपने पहचान को और अपने डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि अपनी स्पेशलिटी को, अपनी खूबी को बरकरार रखते थे या फिर उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको बचाए रखते थे, वो ये था कि वो लोग क्लेम करते थे, वो लोग दावा करते थे कि उनके एंसेस्टर ने जो लॉ दिया है, उनके एंसेस्टर्स यानी कि चंगेज खान ने जो लॉ दिया है, जो कोड ऑफ लॉ दिया है, वो बहुत ज़्यादा स्कियर्ड है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है. इसीलिए हमें इस सारे कोड ऑफ लॉ को मानना चाहिए. जो भी नियम कानून हमारे एंसेस्टर्स ने दिए हैं उन सारे नियम कानून को हमें फॉलो करने चाहिए. सो इसी क्लेम के थ्रू वो इतने बड़े एम्पायर को रूल करते थे. The Yasa was in all probability a compilation of the customary tradition of the Mongol tribes, but in referring to it as Genghis Khan code of law, the Mongol people also laid claim to a lawgiver like Moses and Solomon, whose authoritative code could be imposed on their subject. यानी कि अगर हम यासा को कॉमनली देखें, जनरल टर्म में देखें, सो यासा कुछ नहीं बल्कि मंगोल ट्राइब के जितने भी कस्टमरी ट्रेडिशन यानी कि उनके जितने भी परंपरा, जितने भी ट्रेडिशन, जितने भी कल्चर था, उसी का एक कलेक्शन था. बट जब मंगोल पीपल इस कलेक्शन को, इस कस्टमरी ट्रेडिशन को चंगेज खान के कोड ऑफ लॉ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं, सो मंगोल पीपल साथ ही इस बात का भी दावा करते हैं कि जिस तरीके से मोसेस एंड सोलेमन, मोसेस बेसिकली एक रिलीजियस लीडर थे एंड सोलेमन इज़राइल के एक किंग हुआ करते थे. सो जिस तरीके से मोसेस एंड सोलोमन ने भी लॉ दिया था, उनका जो कोड था उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड उनके कोड को, उनके लॉ को बेसिकली उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर इम्पोज किया गया था. उसी तरीके से चंगेज खान का जो कोड ऑफ लॉ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा स्क्योर्ड यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा पवित्र है. एंड जिस तरीके से इन लोगों ने अपना कोड ऑफ लॉ को अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर इम्पोज किया था, उसी तरीके से चंगेज खान का जो कोड ऑफ लॉ है उस लॉ को हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इम्पोज करेंगे. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट the Yasa served to cohort the Mongol people around a body of shared belief. It acknowledged their affinity to Genghis Khan and his descendants. यानी कि यासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मंगोल पीपल को यूनाइट करने में, मंगोल पीपल को संगठित करने में एक कॉमन बिलीफ के साथ. साथ ही ये जो यासा था ये और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था चंगेज खान एंड उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनके बीच के अफिनिटी यानी कि उनके बीच के रिलेशन, उनके बीच के संबंध को एक्नॉलेज करने में, एक्सप्रेस करने में. साथ ही इवन एज दे एब्जॉर्व डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि भले ही चंगेज खान के डिसेंडेंट्स ने एक सेडेंट्री यानी कि एक सेटल लाइफस्टाइल को एब्जॉर्व किया था, एक सेटल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया था, बट फिर भी यासा उन्हें एक कॉन्फिडेंस देता था टू रिटेन देयर इथेनिक आइडेंटिटी एंड इम्पोज देयर लॉ अपन देयर डिफीटेड सब्जेक्ट. यानी कि उनका जो एक ट्रिबल आइडेंटिटी था, उनका खुद का जो एक नोमैडिक आइडेंटिटी था, उस आइडेंटिटी को रिटेन यानी कि उस आइडेंटिटी यानी कि मंगोल पीपल का खुद का जो एक इथेनिक आइडेंटिटी था, उनका खुद का जो एक ट्रिबल आइडेंटिटी था. सो यासा उनको कॉन्फिडेंस देता था उस ट्रिबल आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए. साथ ही ये जो लॉ था, ये जो यासा था, सो मंगोल पीपल का जो एक इथेनिक आइडेंटिटी था, जो ट्रिबल आइडेंटिटी था, उस आइडेंटिटी को रिटेन यानी कि उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक कॉन्फिडेंस देता था. साथ ही ये जो लॉ है जो चंगेज खान ने बनाया था, इस लॉ को अपने डिफीटेड सब्जेक्ट यानी कि जिस पर्टिकुलर टेरिटरी को उन्होंने डिफीट किया है, जिस पर्टिकुलर टेरिटरी को उन्होंने जीता है, सो उस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग थे, उस टेरिटरी के जो निवासी थे, जो सब्जेक्ट थे, उन लोगों के ऊपर इस लॉ को इम्पोज करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस दिया करता था. सो ये जो यासा था, ये जो लीगल कोड था, ये जो कोड ऑफ लॉ था,
ये एक बहुत ही एम्पावरिंग आइडियोलॉजी यानी कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी था। एंड इस आइडियोलॉजी को शायद चंगेज खान ने खुद भी प्लान नहीं किया होगा कि ये जो लीगल कोड होगा वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। एंड ये लीगल कोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था पूरे मंगोल यूनिवर्सल डोमिनियन को मेंटेन करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि पूरे मंगोल एम्पायर को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये कोड ऑफ लॉ, ये लीगल कोड बहुत ज़्यादा हेल्प करता था चंगेज खान के डिसेंडेंट्स को। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर 5th टॉपिक। अब बस 6 टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो उसके बाद हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। सो विद दिस वीडियो का एंड करते हैं। सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड thanks for watching my video.